नमस्कार दोस्तों, एम संतोषी एजुकेशन आइस में आपका स्वागत है। ये आपका जो ध्वनि से संबंधित साउंड से साउंड का चैप्टर है। इसमें जितना भी आपका साउंड से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है विद एक्सप्लेनेशन के साथ में, वो आपको यहाँ पे दिया गया है। अभी हम इसको आगे अच्छे से करेंगे। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और PDF के लिए आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। आप लोग देखिए सब्सक्राइब नहीं करते हैं, काफ़ी लोग देखते हैं। लाइक्स आता है इसका वीडियो का, तो मैं देखता हूँ उसमें काफ़ी भाई और बहन जो भी हैं हमारे वो देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब थोड़ा कर लीजिए, थोड़ा हमें भी अच्छा लगता है और आपके लिए वीडियो लाने के लिए और अच्छा मतलब अंदर से मोटिवेशन आता है। और कुल मिला के बात है, थोड़ा जहाँ लोग देखेंगे थोड़ा अच्छा लगता है, कुछ नहीं। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा, और कमेंट में सुझाव दे सकते हैं कि और कैसे आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो शुरू करते हैं। PDF के लिए टेलीग्राम से ले सकते हैं। ठीक है। टेलीविज़न के रिमोट में किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? टेलीविज़न का रिमोट होता है, आपने देखा ही होगा, सबके घर में ऑलरेडी है। तो जो उसमें जो कौन से जो विकिरण है उसका उपयोग किया जाता है, तो उसमें अवरक्त किरणा किया जाता है। ठीक है। और जो आप टीवी का रिमोट है उसको जो आप अगर देखेंगे तो जो नग्न आँखों से वो आप नहीं देख सकते हैं, लेकिन आप वही अगर फ़ोन का कैमरा ऑन करेंगे और फ़ोन के कैमरे में अगर आप रिमोट की बटन प्रेस करेंगे तो उसमें आपको एक रेड कलर का जलता हुआ दिखाई देगा। आप आज अगर नहीं जानते हैं, आगे ट्राई करके देखिएगा, फ़ोन सबके पास है ही, आप रिमोट उठाइए और आप बटन को प्रेस कीजिएगा, आपको इसमें लाल जो उसका जो बल्ब है उसमें आपको रोशनी दिखाई देगी प्रेस करेंगे तो। ठीक है। तो रिमोट एक ऐसी युक्ति है, यानी कि डिवाइस है, जो किसी विद्युत उपकरण को कुछ दूरी सामान्यतः 5 मीटर से नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। रिपोर्ट में अवरक्त विकिरण यानी इंफ्रारेड रेडिएशन का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में अधिक दूरी से किसी उपकरण को बैरियर, गैराज, दरवाजे आदि को नियंत्रित करने के लिए रेडियो रिमोट कंट्रोल सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, जिसमें अवरक्त विकिरण के स्थान पर रेडियो तरंगों का भी प्रयोग इसमें किया जाता है। ठीक है। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है? जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो उसमें लगभग 30 डेसिबल, ठीक है, 30 डेसिबल की ध्वनि उसमें उत्पन्न होती है। ध्वनि की तीव्रता लोगों की बातचीत के प्रकार पर निर्भर है। फुसफुसाहट यानी विस्परिंग से लगभग 15 से 20 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है, और समानता बातचीत जो नॉर्मल होता है उसमें से 30 से 60 डेसिबल तथा तेज आवाज़ में बातचीत करने से 70 से 80 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न हो सकती है। ठीक है। तो ये कुछ पैरामीटर हैं ध्वनि के जो बातचीत करने से उत्पन्न होती हैं। पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है, कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। उनको क्या कहते हैं? जो पराश्रव्य ध्वनियाँ कहते हैं। ठीक है। पराश्रव्य ध्वनियाँ की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मनुष्य समानता उन्हीं ध्वनियों को सुन सकता है जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती है या समान होती है। कुछ जीव जैसे कि व्हेल, कुत्ता आदि ये पराश्रव्य ध्वनियों को भी सुन सकते हैं। ठीक है। मनुष्य के लिए शोर की सहन की क्षमता, यानी कि जो आवाज़ है उसकी सहन की क्षमता लगभग सीमा कितनी है, सहन सीमा कितनी है? तो वो लगभग 85 डेसिबल, ठीक है, वो की क्षमता होती है, सहन सीमा क्षमता। मनुष्यों के लिए शोर की सहन अधिकतम 85 डेसिबल तक होती है। इससे अधिक तीव्रता की ध्वनि मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, हानिकारक होता है। ध्वनि रोम कोशिकाओं को अस्थायी या अस्थायी रूप से क्षतिग्रस्त कर सकती है। ठीक है। तो 85 डेसिबल से ज़्यादा अगर आप सुनेंगे तो आपकी जो कोशिकाएं हैं वो क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। ठीक है। और आप लोग जो कान में लगा के ईयरबड सुनते हैं, ठीक है, फुल वॉल्यूम में कभी नहीं सुनेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 से 20 आपको करना है, आवाज़ का वॉल्यूम तेज़ ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है। वैसे 20 भी ज़्यादा हो जाता है, आपको लगभग 10 या 10 से कम रखना होता है। ठीक है। 100 में से है।
100% में से लगभग आप 10% आपको के सुनेंगे तो आपकी जो सुनने की क्षमता है वो काफ़ी दिन तक चलेगी। वरना आप लाउड स्पीकर में सुने, कई लड़के होते हैं जिनको आप लोग छपरी के नाम से जानते होंगे, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, फुल वॉल्यूम में गाना चलाएंगे, चाहे वो कहीं लाइब्रेरी में हो या कहीं रास्ते में चल रहे हों, बटन यूँ खुली इधर उधर ऐसे हाथ मटका के चलेंगे, और फिर उनको नहीं पता कि जो मैं कान में लगा रखा हूँ उससे तो नुकसान होगा ही होगा, और मान लो नहीं सुना, कोई गाड़ी सामने आ रही है और वो भी ठोक देगी या फिर एक्सीडेंट कर देगी, तो उससे तो इफेक्टिवली तुरंत नुकसान होगा, लेकिन जो कान में लगा रखी है वो थोड़ा लॉन्ग टाइम बाद दिखता है। तो इसलिए इससे थोड़ा बच के रहें, मैं सभी को बता रहा हूँ जो लाउड स्पीकर में सुनते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, सेफ्टी सबसे पहले है। जब सितारा और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए, ठीक है, जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उससे उत्पन्न होने वाली ध्वनि का जो भेद है वो इनमें से किसके अंतर के कारण किया जाता है। तो केवल ध्वनि की गुणवत्ता के आधार पर इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। किसी वाद्य यंत्र से उत्पन्न ध्वनि की पहचान उसकी गुणवत्ता के कारण होती है। ध्वनि की गुणवत्ता उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। क्योंकि सितार और बांसुरी एक ही स्वर में बजाए जाने की स्थिति में भिन्न भिन्न आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करते हैं, इसलिए ध्वनि उत्पन्न की गुणवत्ता में भी अंतर होता है। अतः सितार एवं बांसुरी से उत्पन्न ध्वनि का भेद केवल ध्वनि की गुणवत्ता के कारण पहचाना जा सकता है, ठीक है। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। चंद्रमा एस्ट्रोनॉट आपने देखे होंगे तो वो एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो चंद्रमा का वायुमंडल ही नहीं है, जो वायुमंडल ही नहीं है तो ध्वनि विचरण कैसे करेगी, ठीक है। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण ध्वनि तरंगों का संचरण के माध्यम का अभाव होता है ना। जब वायुमंडल ही नहीं है तो उसमें ध्वनि विचरण कैसे करेगी। अतः चंद्रमा पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें एक दूसरे की ध्वनि सुनाई नहीं देती है। आपने कई बार यूट्यूब वगैरह पे देखा होगा, कई बार वो लाइव दिखा देते तो वहाँ से कूँ की आवाज़ आती है और कुछ आता नहीं है, ठीक है। चंद्रमा का ऐसे मतलब दिखाते लाइट का है, पता नहीं वो क्या है जो भी है, लेकिन ऐसा कुछ चंद्रमा जैसा फिर इसमें दिखाते हैं। तो आप चाहें तो कभी मिला तो आपको देख लीजिएगा। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है, ठीक है। जब टीवी का स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, ऑडियो और विजुअल दोनों एक साथ प्रारंभ हो जाते हैं, ठीक है। टीवी आप चलाते हैं तो आपको देखा ऑडियो विजुअल दोनों दिखाई देते हैं। टीवी का स्विच ऑन करने पर श्रव्य एवं दृश्य दोनों एक साथ प्रारंभ होते हैं, यद्यपि ध्वनि का वेग प्रकाश की तुलना में कम होता है, ठीक है। ध्वनि का जो वेग है वो प्रकाश की तुलना में कम होता है, इसलिए सिद्धांततः पहले दृश्य दिखाई देता है चाहिए, लेकिन ध्वनि बाद में सुनाई देनी चाहिए। परंतु टेलीविज़न में ऑडियो सिंक्रोनाइजर नामक एक उपकरण लगा होता है जो कि इस त्रुटि को दूर कर देता है, ठीक है। अब आप कमेंट में बताएंगे, जब आप टीवी खोलते हैं तो आपको पहले चित्र दिखाई देता है या फिर आपको आवाज़ सुनाई देती है। प्लीज़ कमेंट, मैं भी जानना चाहता हूँ कि कई लोगों को ऐसा क्या दिखाई देता है। देखते हैं क्या क्या दिखाई देता है। ध्वनि तरंगें कैसी होती हैं, तो वो ठोस और गैस दोनों के माध्यम से वो विचलन कर सकती हैं। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसलिए ठोस, द्रव्य, गैस तीनों के माध्यम से चल सकती हैं, परंतु जो उनकी गैस की गति माध्यम कितनी होती है, 332 मिलीसेकंड से में कम द्रव्य, उससे अधिक जल में 1400 मीटर प्रति सेकंड तथा ठोस मध्य में सर्वाधिक लोहित में 5000 से होती है। ये लगभग म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए प्रयोग किए जाने वाले हॉल की दीवारें इस प्रकार निर्मित होती हैं कि वे ध्वनि का अवशोषण कर सकें, ठीक है। ये आपके 4 ऑप्शन हैं। मैं कोशिश करूँगा कि तो आपको ये ऑप्शन वाले हैं ये आपको दूँ टेस्ट सीरीज़ के रूप में। देखते हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं ये टेस्ट सीरीज़ भी आपको दूंगा, लेकिन पहले आप पढ़ लीजिए
उसके बाद आपको पता लगेगा। म्यूज़िक कॉन्सर्ट के लिए प्रयोग किए जाने वाले हॉल अथवा सिनेमा घरों के भीतरी दीवारों को ऐसे पदार्थ जैसे कि फाइबर ग्लास से बनाया जाता है जो दीवार अवशोषण कर सकें। यदि ये दीवारें ध्वनि को अवशोषित नहीं करेंगी तो जो ध्वनि की दीवार से टकराकर प्रतिध्वनि उत्पन्न करेगी, जिसमें श्रोताओं को वास्तविक ध्वनि सुनने में असुविधा उत्पन्न हो सकती है। लगभग 20 सेल्सियस के तापक्रम पर, ठीक है, लगभग 20 सेल्सियस के तापक्रम पर किसी माध्यम में ध्वनि की अधिकतम रहती है, ठीक है, तो कितनी रहती है? लोहा रहती है। दिए गए विकल्पों में लोहे से ध्वनि की गति सर्वाधिक उत्पन्न होती है, ठीक है, क्योंकि इनमें दिए गए माध्यम लोहे का घनत्व व प्रतिष्ठता सर्वाधिक है। ध्वनि की गति माध्यम के घनत्व की प्रतिष्ठता के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात जिस पदार्थ की प्रतिष्ठा एवं घनत्व जितना अधिक होगा, ध्वनि की चाल उस माध्यम में उतनी अधिक होगी। इसलिए ध्वनि की चाल सर्वाधिक ठोस में व सबसे कम गैसीय पदार्थों में होती है, ठीक है। नीचे दिए गए विकल्पों में से किसमें ध्वनि आर पार नहीं की जा सकती है, ठीक है, तो जो निर्वात है इसमें आपको ध्वनि आर पार नहीं की जा सकती है। निर्वात यानी वैक्यूम, ठीक है, निर्वात यानी वैक्यूम, ध्यान रखेंगे। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम से की आवश्यकता होती है, जबकि निर्वात या यहाँ पे लिखा भी हुआ है वैक्यूम सिद्धांततः एक ऐसे स्थान है जहाँ किसी भी माध्यम की उपस्थिति नहीं होती है, इसलिए निर्वात में ध्वनि का संचरण संभव नहीं हो पाता है, ठीक है। ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है, तो ये परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। जब ध्वनि तरंगे आपस में मार्ग में स्थित किसी बाधा से टकराती हैं और उस बाधा में परिवर्तित कर देती हैं तो प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि तरंगों के किसी वस्तु से टकराकर परिवर्तित होने में कुछ समय लगता है, इसलिए प्रतिध्वनि सदैव मूल ध्वनि से कुछ समय बाद ही सुनाई देती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं, तो उसे डॉपलर का प्रभाव कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? डॉपलर का प्रभाव कहते हैं। जब श्रोता यानी कि जो ऑब्जर्वर है और ध्वनि श्रोता साउंड सोर्स की सापेक्षिक गति यानी रिलेटिव मोशन के कारण ध्वनि उत्पन्न तरंगों की आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी है और जो वेवलेंथ है उसमें परिवर्तित होता है, तो उसे डॉपलर के प्रभाव कहते हैं, ठीक है, यही डॉपलर इफेक्ट उसे कहा जाता है। यही कारण है कि जो पास आती हुई जो एम्बुलेंस होती है, सायरन की अधिक तीव्र सुनाई देती है जो आवाज़ होती है, और दूर जाने पर उसकी आवाज़ की ध्वनि धीमी हो जाती है, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है? डॉपलर के इफेक्ट के कारण होता है। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका क्या कारण होता है? उनकी आँखों के तारे बड़े होते हैं, उनकी रात्रि की दृष्टि बहुत अच्छी होती है। प्रत्येक चिड़िया ऐसा कर सकती है, ठीक है। वे प्रासर्प तरंग निकालते हैं और उन्हें उनके द्वारा निर्देश होते हैं, ठीक है। तो वो प्रासर्प तरंगे निकालते हैं, इस वजह से वो रात में शिकार भी कर सकते हैं और चल भी सकते हैं। चमगादड़ एकमात्र स्तनधारी प्राणी है जो उड़ सकता है। यदि दिन की अपेक्षा रात के अंधेरे में ज़्यादा आसानी से उड़ सकता है। चमगादड़ उड़ते समय प्रासर्प ध्वनि तरंगों उत्पन्न करते हैं। रडार द्वारा प्रक्षेपित जो प्रकाश की तरंगे हैं वो भी यही ध्वनि तरंग अपने मार्ग में किसी बाधा रुकावट से टकराने के बाद स्रोत पर लौटा देती हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो चमगादड़ हैं अपनी संवेदनशील इंद्रियों का उपयोग करके संभावित जो बाधा और रुकावट की दिशा में दूरी का अनुमान लगाते हैं, ठीक है। तो उनकी जो साउंड वेव है वो काफ़ी स्ट्रेंथ है, इसलिए वो ऐसा कर पाते हैं। ध्वनि का वेग अधिकतम कहाँ होता है, ठीक है, तो ये धातु में होता है, ठीक है। कहाँ होता है? धातु में होता है। ध्वनि का वेग माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। ध्वनि की चाल ठोस सर्वाधिक जबकि गैस में न्यूनतम ध्वनि होती है। ध्वनि वेग के माध्यम से घनत्व पर भी निर्भर करता है। जिस माध्यम का घनत्व जितना अधिक होगा उसमें ध्वनि की चाल उतनी ही अधिक होगी, ठीक है। दिए गए विकल्प में
ध्वनि का घनत्व सर्वाधिक है, इसलिए उसमें ध्वनि का वेग भी अधिकतम होगा, अतः विकल्प सी ही आपका सही है। ठीक है। एक प्रतिध्वनि के लिए स्रोत और परावर्तक के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? ठीक है, तो लगभग 17 मीटर होनी चाहिए। कितना होना चाहिए? लगभग 17 मीटर। जब ध्वनि तरंगे दूर स्थित किसी दृढ़ पिंड या पहाड़ से टकराकर परिवर्तित होती हैं, ठीक है, और पुनः सुनाई देती हैं, इस परावर्तन काल की ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए सोर्स जो है वो परावर्तक सतह की न्यूनतम दूरी लगभग 17 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, कितनी होगी? 17 मीटर। दिए गए विकल्पों में निम्नलिखित में ध्वनि आर पार नहीं जा सकती है, तो हमने भी देखा निर्वात। ठीक है। ध्वनि संचरण तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है, अतः इसके संचरण के लिए ध्वनि माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात के माध्यम से अनुपस्थिति के कारण ध्वनि तरंगें संचरण नहीं कर पाती हैं। निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? किसका नहीं पड़ता है? दाब का नहीं पड़ता है। ध्वनि तरंगें यांत्रिक एवं अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, जो ठोस, द्रव्य, गैस तीनों के माध्यम से संचरित होती हैं। माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि का जो वेग है वो बढ़ जाता है, परंतु दाब परिवर्तन का ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि का जो त्वरण है, यानी कि जो पिच है, ध्वनि के किस गुण पर निर्भर करती है? तो वो आवृत्ति पे पड़ती है। ठीक है, आवृत्ति के उस पर निर्भर करती है। ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण हम ध्वनि की मोटी या पतली कहते हैं, त्वरण कहलाता है। ध्वनि का त्वरण उसकी आवृत्ति यानी कि जो फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। अधिक आवृत्ति वाला जो ध्वनि होता है, पिच, वो अधिक होता है और वह ध्वनि पतली होती है, जबकि कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरत्व में कम होता है और वह ध्वनि मोटी होती है। पुरुष की ध्वनि तुरंत स्त्रियों की ध्वनि की अपेक्षा कम ही होती है। ठीक है, आपने देखा होगा आपके आसपास जो है कोई लड़की है तो उसकी आवाज़ आपको काफ़ी सॉफ्ट और पतली दिखाई देगी, और कोई वह लड़का है उसको काफ़ी भारीपन आपको महसूस में देखने को मिलेगा। आप आसपास अपने ये चीज़ नोट कर सकते हैं। ध्वनि की चाल माध्यम के किस गुणों पर निर्भर करती है? तो वो ये सभी पर निर्भर करती है, प्रतिष्ठिता पर, ताप पर और घनत्व पर। इन दोनों पर भी ध्वनि की चाल निर्भर करती है। ध्वनि की जो चाल के माध्यम की ताप, प्रतिष्ठिता तथा घनत्व आदि सभी पर निर्भर करती है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है और ध्वनि के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। जब हम ठोस या गैसीय अवस्था की ओर जाते हैं तो ध्वनि की जो चाल है वो कम हो जाती है। किसी भी माध्यम में ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। ठीक है, किसी भी माध्यम में अगर उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ध्वनि की चाल भी क्या होती है? वो भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो आज आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन सीरीज ख़त्म होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए, लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि इससे पता लगता है कि यूट्यूब को कि हाँ ये वीडियो भी भौकाली है, तो इसे और लोगों तक भेजना भी होता है। और आप शेयर भी कर दीजिए जिसको ज़रूरत है। ठीक है, तो PDF के लिए ले सकते हैं टेलीग्राम से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।